मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपको भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। और इस वीक की जो सबसे पहली अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो थी नेशनैलिटी फ़ीस के ऊपर। शायद आपको पता होगा कि पिछले साल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी जहां उन्होंने ऑर्डर दिया था कि होम ऑफिस को अपनी जो फ़ीस है उसको देखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है बच्चों के नेशनलिटी एप्लीकेशंस में। अभी जो जजमेंट पास की गई है लास्ट वीक, कोर्ट ने कहा है कि होम ऑफिस पर कोई ऐसा रूल लागू नहीं होता जहां उनको फ़ीस कम करनी चाहिए बच्चों की नेशनलिटी एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है ये कोई राइट नहीं है जो एक फंडामेंटल राइट है आपका, जो आपको नेशनलिटी मिलनी चाहिए। ये वो एक किस्म की आप कह रहे हैं पर्सनल चॉइस है। सो इस वजह से कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है वो है कि होम ऑफिस पर कोई ऐसा रूल नहीं कि वो फ़ीस कम करे। सो जो लोग वेट कर रहे थे कि कोई कंसेशन आएगी नेशनलिटी एप्लीकेशंस में, उनके लिए थोड़ी सी ये बैड न्यूज़ है। मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि अगर आपका बच्चा 10 साल का हो गया है या 5 साल का हो गया और आप सोच रहे हैं स्टेटस की एप्लीकेशन सबमिट करने को, आप फौरी तौर पर कर दें, क्योंकि जो प्रीति पटेल है जैसे आपको पता है कि वो अब रूल्स चेंज करना चाहती है स्टेटस एप्लीकेशंस में, और अगर वो कामयाब होगी, जो मेरे ख्याल में वो होगा, फिर स्टेटस एप्लीकेशन भी काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके बच्चे ब्रिटिश नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं और आप फ़ीस कंसेशन की वेट कर रहे थे, अब ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, फौरी तौर पर नेशनलिटी की एप्लीकेशन भर दें। दूसरी जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता वो थी ज़म्बरानो के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही हैं आजकल, जहां मुझे पूछा जा रहा है कि ज़म्बरानो के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस पर थोड़ी सी रोशनी मैं आपको डाल देता हूँ। अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है और अगर आप 5 साल से कम भी उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा भी हो गए हैं, फिर भी आप सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मेन चीज़ आपने साबित करनी होगी कि आप प्राइमरी केयर हैं एक ब्रिटिश चाइल्ड के। इसमें और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इस पर जो जजमेंट आई थी 2 वीक पहले, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स जजमेंट है। सोशल मीडिया पर आपको बताया जा रहा है कि नहीं, होम ऑफिस वो केस हार गई है और बहुत ही गुड न्यूज़ है। इस तरह बिल्कुल नहीं है। होम ऑफिस ये केस आप कह लें 100% नहीं हारी। कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि प्लीज़ होम ऑफिस को अपना पोजीशन रिकन्सिडर करनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है होम ऑफिस वो केस हार चुकी है। इस पर मैं इस वीक एक वीडियो निकालूंगा ज़म्बरानो के ऊपर, जहाँ मैं सब कुछ ये तफसील में एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन मेरी एडवाइस आप सब से ये होगी कि अगर आप ज़म्बरानो की एप्लीकेशन सबमिट करने को सोच रहे हैं, फ़ौरी तौर पर कर लें। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर को टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कामरान साहब, मैं पहली दफ़ा कॉल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। पहले सारे शो आपके देखते हैं, बहुत अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आप हमें फ़ायदा होता है। थैंक यू। तो सर, मैं वो पहली दफ़ा कॉल की है, तो प्लीज़ मैं डिसेबल पर्सन हूँ, तो मेरा जवाब भी ज़रा डिटेल में थोड़ा दे देना। ठीक है जी जी फरमाइए। हाँ जी सर, तो मेरा वो सालम केस था, और सालम और दूसरा आर्टिकल 3 और 8 पे कि मैं फिजिकल डिसेबल हूँ, मेरी राइट साइड सारी ब्रोकन है, लेग आर्म सारा कुछ, और हाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है मेरे। तो मेरा 2 बेस पे केस था फर्दर सबमिशन में लिवरपूल, तो उन्होंने वो रिफ्यूज दिया था होम ऑफिस ने, और मुझे अपील का राइट दिया था अक्टूबर में। तो फिर मैंने वो अपील की। वो पहले मेरा प्राइवेट वकील था, अभी मेरा वो लीगल एड का दिया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने वो कोर्ट में अभी मेरी अक्टूबर में डाला था, तो अभी तक हियरिंग ही नहीं आई। तो मैंने वकील को पूछा, तो उन्होंने
बताया कि होम ऑफिस के पास 4 फरवरी तक टाइम था बंडल भेजने का, तो जी जी लेकिन उन्होंने अभी 4 फरवरी भी चला गया तो बंडल ही नहीं भेजा होम ऑफिस ने। ठीक है। और तो आप ये मुझे ये पूछना था बताएं, कि आप मुझे ये बात बताएं, मैंने सवाल तो आपका सुन लिया, अपने बंडल के लिए आपने क्या क्या एविडेंस तैयार की है? केस तो इस पर आप लड़ेंगे ना, हियरिंग तो चलो 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद आ जाएगी। आपने अपनी एविडेंस क्या इकट्ठी की है? हाँ जी, एविडेंस तो वो ही है ना जो थे, उन्होंने वो लीगल एड के जरिए मेरी कंट्रैक्ट होता है ना प्राइवेट डॉक्टर, तो वो रिपोर्ट बनवाई थी, वो 2000 समथिंग पाउंड थे, वो पे किए, मुझे वो मिल गई थी लीगल एड। वो भी वो क्या रिपोर्ट है? कंट्री एक्सपर्ट का जो कहते हैं ना कि जो इलाज उन्होंने बोला कि पाकिस्तान करे मेंटल हेल्थ का, आपको तो पता ही और है सभी को, आपको वो तो कौन सी इतना कंडीशन नहीं को, है। आपकी कौन सी कंडीशन उन्होंने आपको डायग्नोज की? आपको क्या मेंटल हेल्थ इशू है, बताएं मुझे। नहीं, उन्होंने सालम जो बोला ना, वो डॉक्टर का लेटर था पाकिस्तान से, वो उन्होंने नहीं माना। वो तो तो जो नहीं मानेंगे। आर्टिकल 3 और 8 था, मेरा मेंटल हेल्थ इशू पे सीरियस कंसर्न था, हाई लेवल, जीपी ने भी लिखा, वो स्टेटस ने सारा, तो वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कैसे होम ऑफिस कहता है ना कि पाकिस्तान में जाके करवा लें, वो तो अभी वकील ने भी कहा, मेरे पहले ने भी ना, कि पाकिस्तान तो दुनिया में जानती कि मेंटल हेल्थ का उधर हॉस्पिटल ही नहीं, अगर है तो वो तो बेकार है ना। नहीं, मैं ये तो तो बात मेरे दुरुस्त तो है आपकी, लेकिन आपका इलाज यहाँ यूके में क्या चल रहा है? जीपी ने आपको गोलियां लिखी हुई हैं, ठीक है, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, जो भी है, एमिट्रिप्लिन या जो भी कौन सी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स हैं जो आप ले रहे हैं, उसके अलावा आपका क्या क्या इलाज यहाँ चल रहा है? हाँ जी, मैंने वो टोकन थेरेपी भी किया, पीटीएसडी जो होता है मेंटल हेल्थ का पहले, तो अभी मैं वो मेंटल क्राइसिस टीम के अंडर हूँ। ठीक है, मैं तो देता जब हूँ मेरा आपके केस सवाल का रिफ्यूज जवाब। हुआ तो मैंने इधर सुसाइड भी 2-3 दफा स्टेशन में की है, ठीक तो है, पुलिस आई है, मैं देता हूँ 3-4 आपके गाड़ियों सवाल में, का मैं जवाब। मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि आपका जो असाइलम क्लेम है आपने सबमिट किया, वो रिफ्यूज़ हो गया, आपको अपील राइट मिला, अपील आपने दर्ज की अक्टूबर में, और उस टाइम से आपको कोई जवाब नहीं आया। आपके वकील ने आपको बताया है कि होम ऑफिस के पास अभी भी टाइम है जो उन्होंने अपना बंडल दर्ज करना है, और अभी तक उन्होंने नहीं किया। अगर आप जाएँ माई HMCTS पर, जिसके जो आपका सलिसिटर है उसके पास लॉगिन होगा, वहाँ आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका केस पहुँचा है। अभी होम ऑफिस ने अपना बंडल दर्ज करना है या होम ऑफिस ने अपना रिव्यू करना है आपके बंडल के ऊपर। कभी कभी होम ऑफिस इसमें थोड़ी सी डिले कर देती है क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा केसेस होते हैं और वो डेडलाइन को मिस कर देते हैं। अगर होम ऑफिस ये डेडलाइन मिस कर देती हैं, बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आपका सलिसिटर कोर्ट को लिखता है कि जी डेडलाइन मिस हो गई है, प्लीज़ हमारे क्लाइंट की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, आप होम ऑफिस को ऑर्डर करें कि फौरी तौर पर अपना रिव्यू वो कैरी आउट करे, और वो फिर ज़रूर होम ऑफिस वो करती है। जैसे वो कर देती है अपना रिव्यू, या तो वो केस को विदड्रॉ कर देगी कि जी नहीं हम ये केस नहीं लड़ेंगे, या वो कहेगी नहीं हम ये केस को आगे लड़ना चाहते हैं, और फिर आपकी फुल हियरिंग होगी। अब मैंने आपसे सवाल पूछे थे ये चंद, कि आपने बताया कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, और मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था, मैंने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पर, जिसको हम कहते हैं शोर मीडिया, भी क्लाइंट्स को ये ख्वाब दी जा रही है कि अगर आपके पास एक मेंटल हेल्थ इशू है आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके केस में ये इशू नहीं है, वैसे एक सरसी बात मैं कर रहा हूँ आप सबसे कि आजकल सलिसिटर ये कहते हैं अगर आपके पास एक मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन की टैबलेट्स आप लिखवा लें, बस आपका केस हो जाएगा, एक रिपोर्ट बनवा लें 1000-2000 पाउंड की, बस ये आपका केस हो गया। अब इसका ये ख्याल रखा करें कि होम ऑफिस को भी पता होता है कि सलिसिटर्स या क्लाइंट्स इस तरह के केसेस डाल रहे हैं जिस पर कोई ग्राउंड नहीं बनती, और काफ़ी ज़्यादा इस पर स्क्रूटनी भी होती है। इस पर मैं बातचीत करता रहूँगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो।
07501010101. नाजरीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरा। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था मेंटल हेल्थ केसेस पर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था आजकल मैंने ये देखा है कि हर क्लाइंट को ये बताया जा रहा है कि आप मेंटल हेल्थ का केस डाल दें, जीपी के पास चले जाएं, गोलियां लिखवा लें, एक रिपोर्ट बना लें 2000 पाउंड दे के और बस आपका केस हो जाएगा। इस तरह हरगिज़ नहीं होता। होम ऑफिस को भी पता होता है कि जो वकील हैं, जो क्लाइंट्स हैं, इस तरह के केसेस डाल रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गोलियाँ लिखवा रहे हैं और बस एक रिपोर्ट बनवा के हमें कह रहे हैं हमें वीज़ा दे दें। और इतना आसान भी नहीं है। होम ऑफिस ने काफ़ी हाई एक रखा हुआ है रिक्वायरमेंट इन केसेस के लिए। अगर आप समझते हैं कि बस मैं गोलियां लिखवा लूँगा और एक रिपोर्ट मेरी बन जाएगी और मेरा केस हो जाएगा, हरगिज़ इस तरह नहीं होता। अब जो भाई उन्होंने सवाल पूछा है, अब रिपोर्ट तो आपने बनवा ली है, लेकिन होम ऑफिस तभी उस रिपोर्ट को मानेगी अगर वो मानती है या जज इस बात को तस्लीम करता है कि आपके जान को ख़तरा है अगर आपको पाकिस्तान भेजा जाए। अब आपका जो केस है वो मेरे सामने तो नहीं है, जो रिफ्यूज़ल डिसीजन है वो मैंने उसको पढ़ा तो नहीं, लेकिन अगर होम ऑफिस उस बात को अभी मान नहीं रही कि आपकी जान को ख़तरा नहीं है, और इसका ये भी मतलब है कि आपने बताया कि फर्दर सबमिशंस में आपने ये एप्लीकेशन सबमिट किया है, राइट। इसका मतलब पहले भी उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया, शायद पहले भी आपको उन्होंने अपील राइट दिया हो, अब दूसरी दफ़ा उन्होंने रिफ्यूज़ किया फर्दर सबमिशंस में। इसका ये मतलब है कि वो बार बार ये बात तस्लीम नहीं कर रहे कि आपकी जान को ख़तरा है। और जब तक ये जज ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि आपकी जान को ख़तरा है, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ख़तरा है ही नहीं फिर आपको कौन सी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। सो ये भी थोड़ी सी एक बात होती है कि आपको पता होना चाहिए। अब हो सकता है कि आपका जो वकील है वो आर्टिकल 3 पर ये केस को लड़ रहा है। अगर आर्टिकल 3 को लड़ रहा है फिर वो आपके असाइलम क्लेम को शायद वो कंसीड कर दे। अगर आर्टिकल 3 पर आप लड़ रहे हैं, अगेन जो क्राइटेरिया है फॉर मेडिकल केसेस इट्स वेरी वेरी हाई। सो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको डराना या आपको नाउम्मीद करना, लेकिन ये जो बातें मैंने आपको आज कही हैं, मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप एक मेंटल हेल्थ का केस सोच रहे हैं सबमिट करने के लिए, एक सॉलिसिटर से ज़रूर एक दफ़ा मिल लें, बल्कि बजाय आप रिपोर्ट के पैसे दे दें और आपके पैसे ज़ाया जाएँ, ज़रूर एक दफ़ा एडवाइस ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने बस 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक नेशनलाइजेशन और एक स्पाउस पे। मैं 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस प्लस 1 ईयर इंडेफिनिट पे सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने पूछना था कि कितने टाइम लाइन है, कितनी देर लग रही है पासपोर्ट या नेशनलाइजेशन मिलते हुए, क्योंकि मैंने नवंबर पे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उस पर कोई मसला तो नहीं होने लगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपका स्पाउस है अब्रॉड पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो आप उनका स्पाउस वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहते क्योंकि वो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है कि आप उनको विजिटर वीज़ा पे हर समर में आप उनको यूके बुला लें। बस ये 2 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगर आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, यूजुअली इट टेक्स बिटवीन एनी टाइम फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स। उससे पहले भी हो सकता है। होम ऑफिस कोई नेशनलिटी एप्लीकेशन मैंने देखा है डिसीजन 1 माह में भी आ गया है, 2 माह में भी आ गया है, लेकिन मैंने ये भी देखा है आजकल कि कोई नेशनलिटी एप्लीकेशन है वो 8 माह भी लग जाती हैं और 9 माह भी। बट एवरेज टाइम मैंने देखा है वो है बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। तो अगर आपने ट्रैवल करना है नवंबर में, अगर आप इस मंथ डाल देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको डिसीजन आ जाएगा उससे पहले। आपने बताया है कि आपकी जो वाइफ हैं या फियांसे वो पाकिस्तान में वो भी पढ़ रहे हैं और आप अभी उनको स्पाउस वीज़े के लिए स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। अगर आप उसको विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, उसके क्या चांसेस हैं फॉर एवरी समर। विजिट वीज़े के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं होम ऑफिस की। वो देखना चाहती हैं कि आपकी टाइज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है टू योर होम कंट्री। अगर हम आपको वीज़ा देंगे, आप वापस जाएंगे या नहीं। अब यहाँ आपको वो भी, जब आपकी वाइफ अप्लाई करेंगी, उनको ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आर यू मैरिड और नॉट। और अगर आपकी वाइफ लिखती हैं नो, जब वो स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करती हैं, हो सकता है उसको वो पेनलाइज करें। और अगर वो लिखती हैं येस आई एम मैरिड, हो सकता है वो इन्फ्रेंस करें कि जी अगर हम आपको वीज़ा दे देते हैं आप वापस नहीं जाएंगी। सो काफ़ी वो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर, आपके टाइज़ के ऊपर, आपके होम कंट्री में कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वो काम कर रही हैं, अगर
उनके पास कोई ज़मीन है उनके नाम पर, पूरी सारी ये चीज़ें देखते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर योर टाइज टू योर होम कंट्री। सो इसलिए एक जेनेरिक आंसर मैं आपको नहीं दे सकता, डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं अपनी वाइफ को यहाँ बुलवाने के लिए ऑन अ विजिट वीज़ा, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू टू सी योर लोकल सोलिसिटर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Just I want to ask you one question. Basically, one of my brother is ILR in 2022 December. He want to apply. And, He wants to apply for ILR at the end of the year, correct? Yeah, end of the year. Yeah. Okay. Basically, he had some debt, and with CCG credit file. Right. Yeah, and he paid every month that one, my installment. He has started a few months back, Yeah. and he still continue that one till 2024. He will pay the installment, whatever his debt. My question is, he asks me because he applying ILR this year, end of the year. Then is any problem from ILR or British citizenship for his CCG? Is any issue for that? Can you explain me, please? I will explain you. No worries. Thank you very much for your call. If you've got a CCJ against your name, provided that he's making payments, he hasn't reached a default judgment, there isn't a default judgment against his name for not paying, he will be fine. The application should be granted. For instance, if there had been a default judgment against his name, he hadn't paid, and the court had given an order in favour of the creditor, in that instance, his ILR application would be refused for a minimum of 2 years. But given that he is keeping up with payments, he's reached an agreement with the creditors, I see no reason as to why his ILR application would be refused. So I hope that answers your question. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा 2012 में मैंने अपील अलाउ हुई थी स्टूडेंट केस की। अपील हुई थी, कॉलेज बंद हो गया था, तो ठीक है। उसके मैंने कोर्ट में गया था, तो मेरी अपील अलाउ हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे कोई होम ऑफिस में कोई रब्ता नहीं किया। ठीक है, तो उसके साल के बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने ऐसे ही एक्सपायर होने से 2 दिन पहले मैंने केस सबमिट कर दिया फैमिली वीज़े के लिए। तो उन्होंने वो केस रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी फीस थ्रू नहीं हुई। ठीक है। मैंने उस पे अपील पे उस पे फिर दोबारा मैंने केस भेजा, तो वो तकरीबन ऐसे ही पेंडिंग रहा। 2016 में उन्होंने जाके मुझे वीज़ा दिया। तो अब मुझे कुछ ये सवाल करना था कि अब मुझे यहाँ पे तकरीबन 12-13 साल हो गए, तो क्या मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या मेरी उन्होंने लेटर में लिखा था कि मेरी C2 जो होती है वो ख़त्म हो गई है। वो जब उन्होंने वो मेरा केस वापस भेजा, फीस नहीं थ्रू हुई, और इस बेस पे मेरा हो सकता है कि उन्होंने जो मेरा वीज़ा जो पेंडिंग किया हुआ था अपील की वजह से, क्या उसकी वजह मुझे से ये मैं बात बताएं। इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? थैंक यू। पहली बात तो ये है, मुझे ये बताएं, जब आपकी फ़ीस रिजेक्ट हो गई थी, उसके बाद आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट की, आपने फैमिली राइट के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट की, वो कितना टाइम पेंडिंग रही थी? वो अपील तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल पेंडिंग है, 1.5-2 साल ठीक है, पेंडिंग मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू। पहली बात तो है, जवाब देने से पहले मैं आपको ये कह दूँ, जब भी आप कोई लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन सबमिट करने को सोच रहे हैं, लाजमन आप अपना सब्जेक्ट एक्सेस होम ऑफिस से मंगवाया करें। उससे आप देख सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर कोई ब्रेक है, वहाँ साफ आपको नज़र आ जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है कि वो आपका केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और सारे फैक्ट्स मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जो आपने मुझे बताया है कि आपकी जो अपील हुई थी वो मेरे ख्याल में सक्सेसफुल हुई थी, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की, फ़ीस
रिजेक्ट हो गई और आपने फिर दोबारा एप्लीकेशन सबमिट की जो आपके ख्याल में 2 साल तक पेंडिंग रही और उसके बाद आपको स्टेटस मिल गया और अब आप सोच रहे हैं ILR एप्लीकेशन सबमिट करने को। जो लीडिंग जजमेंट इन केसेस पर है वो है अफजल, और वो ये कहती हैं कि अगर 39E के तहत अगर आपने कोई टाइम पीरियड स्पेंड किया था और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग था, फॉर एग्जांपल 2 years, आपने वो टाइम पीरियड पूरा करना है। अब मेरे ख्याल में आप एंटर हुए थे यहाँ आई थिंक 2012, तो आपके अब 10 साल अभी पूरे हुए हैं 2022 में, लेकिन जो 2 साल आप वेट करते रहे हैं जब आपका एप्लीकेशन पेंडिंग था वो भी आपने पूरे करने होंगे इन अकॉर्डेंस विद द केस ऑफ अफजल। सो हो सकता है कि आप अप्लाई करें ILR के लिए 2024 में, लेकिन 100% सर्टेनिटी अगर आप चाहते हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस मंगवा लें और एक सोलिसिटर के पास जाके उससे मशवरा ले लें कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए ILR के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज़। हेलो जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ और मेरा करंट स्टेटस ये है कि मैंने ILR ली है Tier 2 के थ्रू। ओके मेरा 5 साल के बाद मैंने Tier 2 लिया और ILR ले ली। उसके बाद अब मेरा सिटीजनशिप जो है वो उसका भी साल हो गया है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। जो अच्छा इस तरह ही मैंने जो मेरी मिसेज है उनकी PLR हो गई, वो भी सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल हो गई हैं। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये बनता है कि ये है मेरी सेकंड मिसेज, ठीक है, और ये पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है, ठीक, और ये अरब नेशनल है किसी कंट्री की, ठीक है। तो लेकिन मेरी एक मिसेज पाकिस्तान में भी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं दोनों को। ठीक है। अब उनको अगर मैंने पाकिस्तान लाना हो तो इस मुल्क का कानून तो इजाज़त नहीं देता। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ बच्चों को लाना हो तो फिर भी इजाज़त नहीं देता, फिर वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ठीक है जी। और आपका सवाल भाईजान? रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। तो मेरा एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, अगर मैं ILR अपने बच्चों के लिए सिर्फ अप्लाई करता हूँ या सिटीजनशिप लेके करता हूँ तो कैसे इस तरीके से किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है इस मामले को? थैंक यू। नहीं सॉरी हेलो जी, आपके बच्चे कहाँ हैं अभी जिसके लिए आप ILR अप्लाई करना चाहते हैं? मेरे बच्चे हैं वो पाकिस्तान में हैं। ठीक है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अभी आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए ILR अप्लाई कर दें। जी, मैंने अपने बच्चों के लिए या तो ILR अप्लाई करनी है या ये सिटीजनशिप लेके भी करता हूँ। नहीं, लेकिन आप वो कर नहीं सकते ना, वो बच्चे जो आपके हैं फर्स्ट मैरिज से वो तो पाकिस्तान में है ना। जी, वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन अब उनको मैं यहाँ कैसे ला सकता हूँ? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो बात आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए नेशनलिटी अप्लाई कर दूंगा फॉर एग्जांपल ऑन डिस्कशनरी बेसिस, मुझे पता है अगेन सोशल मीडिया जिसको कहते हैं शोर मीडिया, वहाँ आपको काफ़ी पोस्ट कमेंट्स मिल जाते हैं कि डिस्कशनरी बेस पर कर लें, ये कर लें, वो कर लें। होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन बच्चों की एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देगी, क्योंकि उनकी जो आर्गूमेंट होगी कि उनकी जो बच्चों की मदर है वालदा, वो उनके साथ रह रही हैं और वो उनके साथ रह सकते हैं। अब अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं यहाँ UK, आपको साबित करना होगा या तो आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर इज़ नॉट इन द पिक्चर, वो तो मेरे ख्याल में नहीं है, वो बिल्कुल बच्चों के साथ रहती हैं, या आपको साबित करना होगा दे आर सीरियस एंड कंपेलिंग रीजंस एज टू व्हाई द चिल्ड्रन शुड लिव विद यू। अगेन दैट्स अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड, काफ़ी मुश्किल है उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना। सो मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ बुला सके वाइल्स द मदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा KEjaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी टर्न नहीं आई, आज रात को हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे ऑन यूट्यूब में जाकर अगर आप टाइप करें कामरान इजाज़ KAMRAN सरनेम इजाज़ EJAZ, वहाँ आपको मेरी वीडियो नज़र आ जाएगी और मेरा चैनल भी। और आप अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप सब के सवालों के जवाब देने में। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 075 01 01 01 01। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरा। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। या हाँ जी सर, जी मैंने पूछना था अपने केस के बारे में। जी जी पूछो। मेरी बेटी, हमें वीज़ा मिला है 7 ईयर के बेस पे 2019 में, ठीक है और मेरी बेटी वो टर्न हो जाएगी, टर्न इन 10 ईयर ओल्ड जुलाई, राइट। और वीज़ा फिनिश है मार्च में। जुलाई उसका में वीज़ा फिनिश है, नेक्स्ट मंथ है। वीज़ा एक्सपायर हो रहा है मार्च में, ठीक हो गया। या तो मैं ये पूछना चाहती थी कि हम ब्रिटिश पासपोर्ट उसका अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम अप्लाई करेंगे, मेरा और मेरे हस्बैंड का 2.5 ईयर के रूट पे, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है वीज़ा मिलने में का? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपका वीज़ा नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है और बच्ची 10 साल की हो रही है जुलाई में, आप ये कर सकते हैं कि बच्ची की एप्लीकेशन ना डालें और अपनी और अपने हस्बैंड की एप्लीकेशन डाल दें एक्सटेंशन के लिए, और जब बच्ची 10 साल की हो जाएगी आप और उसकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लेते हैं, अगर आप नॉर्मल सर्विस पर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फिर तो होम ऑफिस एवरेज वो कहती हैं कि 6 मंथ्स लगाती हैं, लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा भी लगा सकती हैं, 8 माह 9 माह 10 माह भी। अगर आपका एम्प्लॉयर काफ़ी कह लें तंग करता है आपको कि नहीं आपके पास PRP कार्ड होना चाहिए, जैसे कोई एम्प्लॉयर्स इस तरह के होते हैं, और वो एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस को इस्तेमाल नहीं करता या उसको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप विंडो सर्विस पर एप्लीकेशन सबमिट कर दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास भी इंडेफिनेट है, तो मैं अभी अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने वाला हूँ, तो मेरी वाइफ को भी अभी इंडेफिनेट मिली है, तो वो भी स्टेट वे कर सकती है नेशनलिटी के लिए या वेट करना होगा? ठीक है, और आपके पास जी उसको कौन से बेस पर मिला है? डेढ़ महीना पहले मिली है इंडेफिनेट। आपको कब मिली थी? मुझे जो है वो मिली थी 2008 में। ठीक है, और आपने इतना इंतज़ार क्यों किया इतने साल? जी आपने इतना इंतज़ार क्यों किया है 14 साल 13 साल? बस वो कुछ मसले मसाइल थे, इसलिए मैंने नहीं अप्लाई किया, तो इसलिए मैं अभी अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन तो आपकी वाइफ को 1 साल वेट करना होगा, लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन फौरी तौर पर सबमिट कर दें, जो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कामयाब हो जाएगी विदिन 2, 3 या 4 मंथ्स में, जैसे ही वो कामयाब हो जाती है फिर आपकी वाइफ फौरी तौर पर अप्लाई कर सकती है और उनको 1 साल की वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैंने पूछना था कि अगर स्टूडेंट हमने स्पॉन्सर करना हो जी जी तो उसकी बेसिक नीड क्या है इधर और पाकिस्तान उनके लिए ना? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र होना चाहिए जिसको कहते हैं कैश लेटर। आपको इंग्लिश साबित करनी होगी कि आप इंग्लिश पास का आप बोल सकते हैं, वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको कैश लेटर यूनिवर्सिटी दे देती हैं। अगर आप इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते फिर यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू भी ले लेती है, और अगर वो मुतमिन है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं फिर आपको वो ऑफ़र दे देती हैं। उसके साथ साथ आपके पास मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी होगी, जो है मेरे ख्याल में 1270 पाउंड्स। वो आपके पास पैसे होने चाहिए कम से कम 28 डेज़ के लिए, और फिर आप अप्लाई करते हैं टू द होम ऑफिस फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, और होम ऑफिस को आपको वो वीज़ा इशू कर देती हैं। ये है जनरल रिक्वायरमेंट। अगर डिटेल एडवाइस आपको चाहिए, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा एक सॉलिसिटर से मिलें जो आपको सही तरह गाइड कर सकता है कि आपका एप्लीकेशन कामयाब हो। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो
Hello. Hello, you're live on air. Hello, brother. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sorry, I call again. Just my question. You clear me about CCG, about my brother. It's CCJ, CCJ, not CCG. Yeah. CCJ, County Court Judgment. Sorry. Sorry, I didn't. I have to correct you. Told me just. Right. Okay. Basically, he said he when he called the loyal solicitor, they mentioned that when you clear full payment, then is CCJ file is going satisfied. But his question is, suppose he's paying now in his installment, and it's because you clear me, but he said his mandatory payment, full payment before apply ILR, or is in installment going on till 2024? Is it all right? Is any from ILR in Home Office or sorry, regarding that I call again. Sorry, brother. Can you? That's right. Thank you very much for your call. Can... No, Sorry, provided he's making payments, provided he's keeping up to date with them, he should be fine. There shouldn't be a problem with his ILR application. Thank you very much for your call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है. Hello. Hello. Hello, you're live on air. लगता है लाइन ड्रॉप होगी. Let's go to the next call, please. Hello. Hello. Hello, you're live on air. Hello. मैंने ये पूछना था आपसे, मुझे ना अपने बच्चे का नाम सरनेम चेंज करना है. जी. वो अभी इसकी तो मैं अभी कर सकती हूँ या उसके 16 होने की वेट करूँ कि उसके बाद हम कर सकते हैं? उसका नाम चेंज करने में? उसका नाम है बलदेव सिंह. ठीक है. और नाम अब क्या चेंज करना चाहती हैं? उसका नाम सरनेम है, सरनेम नहीं लेना हमने. सरनेम आप चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जी, अगर आप उस बच्चे का नाम चेंज करना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें until 16. अगर आप अभी चेंज करना चाहती हैं, आप फौरी तौर पर कर सकती हैं. अगर आप सॉलिसिटर के पास जाएं, वो बच्चे का नाम चेंज कर सकता है. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है. हेलो. हेलो, यू लाइव ऑन एयर. हेलो, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ. जी. हम 2 सिस्टर्स हैं. जी. हम तीनों यूके में हैं. अभी तीसरा कौन है? 2 सिस्टर्स. तीसरा कौन है? सॉरी. हम लोग 3 सिस्टर्स हैं. ठीक है, 3 सिस्टर्स. ठीक है. हाँ जी. और हम तीनों ही यूके में हैं, यूके रेजिडेंट हैं. जी. और 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मेरी मॉम जो है वो इंडिया में बिल्कुल अकेले रह गई. ठीक है. एंड शी इज 85 नाउ. और अभी कोविड के दौरान मार्च 2020 में हम उन्हें यहाँ यूके लेके आए. जबरदस्त. यहाँ पे उनके लिए वीजा एक्सटेंशन के लिए और वो आपने सॉरी जब आप कहती हैं कि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट की या आपने उनको ईमेल कर दिया, एक्सेप्शन एश्योरेंस उनसे ले ली कि मतलब कि 3 मंथ 6 मंथ जो एक्सटेंशन वो दे रहे थे उस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड? ILR के लिए एप्लीकेशन. ठीक है, मैं समझ गया. फॉर्मल एप्लीकेशन आपने की. ठीक है. हमने 2020 में डाली थी. ठीक है. अब तकरीबन 2 साल हो गए. ठीक है. हाँ, तो कुछ बता कितना टाइम लगता है? अभी तक जवाब नहीं आया. अभी तक कोई जवाब नहीं. वाओ. ओके. और आपने सॉलिसिटर के थ्रू की थी या खुद की थी? थ्रू सॉलिसिटर की थी. वो क्या कहते हैं आप? वो तो यही कहते हैं कि ये कोविड की वजह से डिले हो रहा है और होम ऑफिस का हमारे पास तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो हम तो कांटेक्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. देखें, 2 साल इज़ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. 2 साल में बंदा आसमान तक पहुँच जाता है और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एक केस को कंसिडर करने में. मैक्सिमम मेरे ख्याल में साल लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. अगर 2 साल हो गए, आप अपने सॉलिसिटर को कहें कि प्लीज़ होम ऑफिस को लिखें, प्रेशर डालें होम ऑफिस के ऊपर कि आप हमें फौरी तौर पर जवाब दें. हमारी जो वालदा हैं पे मदर हैं वो 85 की हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है और जो ये अनसर्टनिटी है उनके सेहत पर ये असर कर रही है और प्लीज़ हमें जवाब दें. और मुझे उम्मीद है कि वो फौरी तौर पर आपको जवाब देगी. अगर आपको सॉलिसिटर को नहीं पता
कि वो किस तरह होम ऑफिस से रब्ता करें, आप मुझसे रब्ता कर सकती हो। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड योर मॉम। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, जो लाइव बने। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, मैं 10 साल के रूट पर हूँ और जो 10 साल के रूट में मैं जब 90 डे बाद जा सकते ना बाले के 1 साल में, वो कब से शुरू होता है? जो जिस दिन मेरा वीजा लगा उसी दिन से या 1 साल का वो काउंट करना होता है? ठीक है, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आप ILR के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नेशनलिटी के लिए? नहीं, मेरे पास वीजा है 10 साल रूट पर, फैमिली बेस पर मिला है मुझे बाले मुल्क जाना है हॉलिडे के लिए। ठीक है, और वो कहते हैं 90 डे से ज्यादा नहीं। किसने आपको ये बताया कि 90 डे से ज्यादा नहीं रहना? कब शुरू होता है? मतलब जब से मेरा डेट वीजा लगा, जैसे कि अभी मुझे मई में लगा है, अगले साल मई में जाके ये मेरा 1 साल का पूरा वही 1 साल में 90 डे या नॉर्मली जरा 1 साल होता है उसके में काउंट कैसे काउंट होता है? आपको किसने बताया कि 90 डे से ज्यादा यूके के बाहर आपने नहीं गुजारने? मतलब जब हम वीजा लगाया था वो कहते 1 साल में 90 डेज ओवर आप बाहर नहीं जा सकते। अभी आपको कितने साल हो गए इस रूट के ऊपर? 2 साल, 3 साल, 4 साल? 10 साल के रूट पर ना, फैमिली बेस पे। नहीं, 10 साल के रूट पर तो हैं, लेकिन इस रूट पर आपको कितना टाइम हो गया है? अभी तो 2 एक्सटेंड करे है। तो 5 साल आपके हो गए, करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, जब आप 10 ईयर रूट पर हैं, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 90 डेज से ज़्यादा यूके के बाहर नहीं गुजार सकते। आप 100 डेज भी आप गुजार सकते हैं, 120 डेज, 180 डेज इवन। ठीक है, 1 साल में आप पूरा साल भी यूके के बाहर गुजार सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप 2.5 साल का आपको वीज़ा मिला है और आप 2 साल यूके से बाहर गुजारते हैं, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे कि आपने जो आपके टाइम्स हैं वो यूके में नहीं है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें 5 मंथ्स गुजारते हैं यूके से बाहर, आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक्सटेंशन की। कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है कि आप 90 डे से बाहर नहीं गुजार सकते। अब मैं आपको इसलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आपको इस रूट पर कितना टाइम हो गया है, क्योंकि जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ वो देखेंगे आपके पिछले 5 साल। तो जो पिछले जो 5 साल हैं, अगर आपके 5 ईयर्स यहाँ भी मुकम्मल हो गए हैं, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल में जो है 2026। अब 26 जब वो देखेंगे, वो 21 से शुरू करेंगे आपके 5 साल। उन 5 सालों में वो देखेंगे नेशनलिटी एप्लीकेशन के लिए, जिसकी मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हैं कि आपने 90 डेज से ज़्यादा नहीं गुजारे 1 साल में, और 450 डेज इन अ 5 year period। So it's 450 days in a 5 year period, जो बनता है 90 days एवरेज per year। वहाँ वो देखा जाता है। लेकिन जो पहले 5 साल थे आपके ऑन द 10 year रूट, अगर आपने फ़र्ज़ करें 100 डेज़ भी यूके से बाहर गुजारे हैं, वो आपको पेनलाइज नहीं करेंगे। इसलिए ये जो गलत फहमी है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। कोई सेट रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ आप 90 डेज से बाहर नहीं गुजार सकते अंडर द 10 year रूट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी जाएं अपने फ़ोन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज़, आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी, और वहाँ प्लीज़ मुझे फॉलो करें। और वहाँ आज रात को ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, और अगर आपके कोई सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।